अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रसेस। तो ट्रसेस इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखो, स्ट्रक्चर यूज फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रस। सिंपली लिखा हुआ है स्ट्रक्चर यूज फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रस। ठीक है, तो ये सपोर्ट्स मोस्टली हम लोग कहाँ पे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए और ये रूफ को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, जो ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए जो ट्रस यूज़ किया जाता है उसे ब्रिज ट्रस कहेंगे। ठीक है, और जो रूफ को सपोर्ट देने के लिए ट्रस यूज़ किया जाता है उसे रूफ ट्रस कहा जाता है। तो रूफ ट्रस और ब्रिज ट्रस का डायग्राम किस तरीके से होता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक डायरेक्टली मैंने एक ये इमेज आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये ब्रिज दिख रहा है, इस तरीके के जो फ्रेमवर्क होते हैं ना उसे ही कहा जाता है ट्रस। देखो ये दूसरा डायग्राम ये ऊपर। ठीक है, ये जो भी सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करें ना हम लोग ब्रिज के लिए उसे कहा जाएगा ब्रिज ट्रसेस। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको उसे कहा जाता है मेंबर। ये जो कॉर्नर में जहाँ पर इस तरीके के मेंबर जॉइंट हो चुके हैं उसे कहा जाता है जॉइंट। ठीक है, तो ट्रस के अंदर मोस्टली क्या रहेगा, मेंबर रहेगा, इस तरीके का लाइन, इस तरीके का लाइन रहेगा और जॉइंट रहेगा। ठीक है, और जहाँ पर भी क्या होता है, ये जो जॉइंट होता है उसकी उस जॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो सकता है कभी कभी, या फिर उस पॉइंट पे कभी कभी सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, इस मेन ट्रस समझा आपको। ये जो भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसका है, ब्रिज ट्रस का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम लोग मैंने किसका कहा, रूफ ट्रस का। ठीक है, तो रूफ ट्रस का एग्जांपल देखो यहाँ पर इस तरीके से आता है। देखो आप लोगों ने बड़े बड़े वर्कशॉप के अंदर या फिर ये बड़े बड़े हॉल के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा रहेगा, ट्रायंगल शेप का। ठीक है, इस तरीके का ट्रायंगल शेप का, इसे ही क्या कहा जाता है, रूफ ट्रसेस कहा जाता है। या फिर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल वायर जो ट्रांसमिशन वायर होती है, तो वहाँ पर आप लोग देखो एक ट्रांसमिशन टावर दिखता है, मतलब ट्रांसमिशन टावर भी इसी तरीके से अलग अलग मेंबर से बना हुआ होता है ना, उसे भी हम लोग एक तरीके का ट्रस ही कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर आपको मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले ट्रस के एग्जांपल दिखा दिया। आगे का पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ ट्रस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ट्रस का मतलब क्या करना है, हमें ट्रस का स्टडी करना है। ट्रस का स्टडी करते वक्त वहाँ पर कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो अजम्पशन हमें कंसिडर करने होते हैं। यहाँ पर वही लिखा है ब्रैकेट में, अजम्पशन मेड इन एनालिसिस ऑफ ट्रस। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन क्या किया हुआ है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रसेस लाइज इन अ वन प्लेन। ठीक है, जितने भी मेंबर होंगे वो सारे एक ही प्लेन में होंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ऑल द लोड्स एक्टिंग ऑन द ट्रस लाई इन द प्लेन ऑफ ट्रस, यानी कि वो सारे लोड्स जो भी होंगे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल जो भी होंगे ट्रस के ऊपर एक्ट होने वाले वो सारे एक ही प्लेन में होंगे। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लोड्स एक्ट्स ऑन द जॉइंट्स ओनली। ठीक है, नॉट ऑन द ट्रस मेंबर। जो भी एक्सटर्नल लोड होगा वो कहाँ पे एक्ट होगा, जॉइंट पे ही होगा, ट्रस मेंबर के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, एक्सटर्नल लोड यानी कि कहाँ पे होगा, सिर्फ जहाँ पर मेंबर जॉइंट हो रहे हैं उसी पे एक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ईच मेंबर ऑफ द ट्रस में हैव टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, यानी कि जो भी मेंबर है उसके अंदर फोर्स दो नेचर के होंगे, एक तो टेंसाइल हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव हो सकता है। टेंसाइल मतलब क्या होगा, देखो सपोज ये एक मेंबर है, ट्रस का मेंबर है। ठीक है, ये मैंने रिफिल दिखाया आपके सामने। अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ दोनों साइड से, पुल कर रहा हूँ यानी कि खींच रहा हूँ दोनों साइड से, तो जिस टाइप का ये नेचर हो जाएगा फोर्स का वो क्या कहेंगे हम लोग, टेंसाइल कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे पीछे की तरफ खींच रहा हूँ दोनों साइड से, अगर मैं खींच रहा हूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल नेचर का फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों साइड से इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, दबा रहा हूँ, तो ये किस नेचर का फोर्स हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल नेचर का फोर्स को हम लोग प्लस साइन में कंसिडर किया जाता है और कॉम्प्रेसिव नेचर के फोर्स को हम लोग निगेटिव साइन के साथ कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, द सेल्फ वेट ऑफ मेंबर इज नेग्लेक्टेड, यानी कि जो भी ये मेंबर है ट्रस्ट के अंदर आए हुए उनका वेट हमें जो भी रहेगा उनका सेल्फ वेट हमें इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो देखो ये रूफ ट्रस्ट है आपके सामने, ये रूफ ट्रस्ट का अंदर वाला मेंबर है। ठीक है, इसका सेल्फ वेट जो भी होगा वो हमें इस ट्रस्ट का एनालिसिस करते वक्त इग्नोर करना होता है। इस तरीके से ये ब्रिज ट्रस्ट था, ये अंदर के मेंबर है, इसका सेल्फ वेट हमें ट्रस्ट को एनालिसिस करते वक्त सेल्फ वेट इसके मेंबर का इग्नोर करना होता है। ठीक है, इसके आगे के पॉइंट में लिखा हुआ है, द ट्रस्ट इज स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेंट। स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेंट का मतलब ये होगा सिंपली, जो भी जितने भी मेंबर है ना ट्रस्ट के अंदर आए हुए हैं, देखो ये ट्रस्ट का डायग्राम दिखा रहा हूँ फिर से, जितने भी मेंबर आए हुए हैं हर एक मेंबर के अंदर हम लोग फोर्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट इज स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस तीन होगी आपके पास, उसमें से पहले स्पेशल केस में क्या दिया हुआ है, इफ थ्री मेंबर्स मीट एट अ जॉइंट of which two are collinear and there is no load acting at the joint. ठीक है, then the third member is a zero force member and the collinear members have same force in magnitude and nature. ठीक है, and in nature। देखो डायग्राम उसका इस तरीके से होगा, जो भी अभी रीड किया वो मैं यहाँ पर सिंपल वर्ड में इस तरीके से बता रहा हूँ। आपको ओ जॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ओ जॉइंट के ऊपर कितने मेंबर आए हुए दिख रहे हैं आपको, A2O O2B, ये दो मेंबर हो गए विच आर कोलिनियर, और ओ जॉइंट पे और एक मेंबर आया हुआ है OC नाम से। ठीक है,
तो यहाँ पर ओ जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं आया, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा लोड आते हुए नहीं दिख रहा है ना किसी भी किलो न्यूटन का या फिर न्यूटन का। तो और यहाँ पर ए ओ मेंबर और ये ओ बी मेंबर कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ओ पॉइंट के ऊपर ओ जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा है, इसके कारण ए ओ और ओ बी के अंदर इक्वल फोर्स रहेगा, इक्वल फोर्स वैल्यू रहेगी, ठीक है। और ओ बी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल लोड ना आने के कारण इसके अंदर क्या रहेगा, जीरो फोर्स मेंबर रहेगा, ठीक है। या फिर ये जीरो फोर्स मेंबर है ओ सी वाला। इतना समझ में आया होगा। सिंपल इतना याद रखो, अगर एक जॉइंट के ऊपर दो मेंबर कोलिनियर है और तीसरा अगर आता है और उसी जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो इसका मतलब जो तीसरा इंक्लाइन हुआ आया है उसके ऊपर क्या रहेगा, जीरो फोर्स मेंबर रहेगा, ठीक है। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स, ये एफ लिख रहा हूँ, फोर्स इन मेंबर ओ सी, या फिर उसको आप लोग नेमिंग सी ओ भी कर सकते हो, इज व्हाट, 0 न्यूटन मान रहा हूँ मैं। और फोर्स इन मेंबर ओ ए इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इन मेंबर ओ बी होगा, जितना भी किलो न्यूटन या फिर न्यूटन होगा उस वैल्यू का, ठीक है। इसके बाद केस 2 लर्न कर लेते हैं। 3 ही केस है टोटल, ठीक है। केस 2 देखो, पेस्ट रन कर दिया अभी। केस 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ 4 मेंबर्स मीट एट अ जॉइंट फॉर्मिंग 2 पेयर ऑफ कोलिनियर मेंबर्स एंड देयर इज नो लोड एट द जॉइंट, देन द कोलिनियर मेंबर्स हैव द सेम फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, ठीक है। देखो जॉइंट ओ नाम दिया हुआ है, यहाँ पर ओ ए और ये ओ बी फोर्स मेंबर कैसे दिख रहे हैं आपको, कोलिनियर है, और ये ओ सी और ये ओ डी ट्रस मेंबर कैसे है, कोलिनियर है, ठीक है। जो पॉइंट का है उस हिसाब से क्या दिख रहा है हमें, ओ जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स मेंबर इन ओ ए और ये फोर्स मेंबर इन ओ बी इक्वल होगा, ठीक है। और ये फोर्स इन मेंबर ओ डी और फोर्स इन मेंबर ओ सी इक्वल होगा, वही पॉइंट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। डायग्राम देखकर ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। हियर डायरेक्टली वही पॉइंट लिखा है, फोर्स इन मेंबर ओ सी, फोर्स इन मेंबर ओ डी आर इक्वल, एंड फोर्स इन मेंबर ओ ए एंड फोर्स इन मेंबर ओ बी आर इक्वल, ठीक है। अगर मतलब ये आपको अपोजिट प्लेयर्स के ये अपोजिट एंगल बने हुए दिख रहे हैं ना, तो सीधा सीधा क्या कहोगे, एक साइड उनके अपोजिट वाली साइड में फोर्स मेंबर सेम रहेगा। अगर यहाँ पर टेंशन नेचर का है तो यहाँ पर टेंशन नेचर का होगा, अगर ये वाली साइड में कॉम्प्रेसिव नेचर का तो ये वाली साइड में भी कॉम्प्रेसिव नेचर का ही होगा, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी भी है समझने के लिए। वो क्या कह रहा है थर्ड केस के अंदर, इफ़ 2 मेंबर्स मीट एट अ जॉइंट एंड द जॉइंट इज अनसपोर्टेड, यानी कि वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है या फिर सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। एंड अनलोडेड, वही हो गया अनलोडेड एंड अनसपोर्टेड, देन बोथ द मेंबर्स आर जीरो फोर्स मेंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो जॉइंट ओ के ऊपर सिर्फ 2 मेंबर आए हुए हैं, 2 फोर्स मेंबर आए हुए हैं, एक ओ ए नाम का, ओ ए नाम का, और ये ओ बी नाम का। जॉइंट ए के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है या फिर जॉइंट ए के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस के हिसाब से क्या हो रहा है, फोर्स इन मेंबर ओ ए और फोर्स इन मेंबर ओ बी कितना लिखना है हमें, डायरेक्टली जीरो, जो भी न्यूटन होगा या फिर किलो न्यूटन होगा वो, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने यूनिट लिखा है, जीरो के साइड में एन लिखा है, वो ओ एन ऑन मत रीड करना, ये न्यूटन के यूनिट के लिए मैंने न्यूटन लिखा हुआ है, और ये जीरो वैल्यू का होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद ट्रस के कुछ टाइप है, मतलब ये टेक्निकली टाइप है ट्रस के, पहले तो बता दिए मैंने यूजेस के हिसाब से, रूफ ट्रस, ब्रिज ट्रस, ठीक है। इसके हिसाब से आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेंट एंड स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस। स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेंट का मैंने पहले ही बता दिया था, मतलब क्या होगा सिंपल वर्ड में, ऐसा ट्रस जिसके अंदर सारे मेंबर्स के अंदर अगर हम लोग फोर्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेंट ट्रस कहा जाता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस क्या होगा, ऐसा ट्रस जिसके अंदर सारे मेंबर्स के अंदर हम लोग फोर्स वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इतना ही होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेंट ट्रस इज अ ट्रस इन विच वी कैन फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स, दिस ट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट ट्रस, ठीक है। वही है, स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेंट ट्रस को हम लोग सिंपली परफेक्ट ट्रस भी कहा जाता है। उसके लिए कंडीशन होती है परफेक्ट ट्रस होने के लिए, कंडीशन देखो इस तरीके की होगी, m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, वेयर m इज नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड r इज द नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है हमने, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस, यहाँ इस वाले पेज पे, statically indeterminate truss, a truss in which we cannot find the forces in all its member is called as statically indeterminate truss, ठीक है। this type of truss is also called as imperfect truss। statically indeterminate को हम लोग क्या कहते हैं, perfect truss कहते हैं, तो statically indeterminate truss को हम लोग क्या कहेंगे, imperfect truss कहेंगे, ठीक है। इसके लिए भी कंडीशन क्या होगी फिर, there are two types of statically indeterminate truss, एक तो होगा redundant
या फिर ओवर रिजिड, उसी को कहेंगे हम लोग रिडंडेंट वाले को, जिसमें क्या होगा नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे दैन द रिलेशन 2J - R। ठीक है, तो डिफिशिएंट ट्रस्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कम होंगे दैन द रिलेशन 2J - R। हियर J इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, R इज द नंबर ऑफ रिएक्शन, M इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो ट्रस्ट को एनालिस करने के जिसमें हम लोगों ने रीड कर दिए, ट्रस्ट के हम लोगों ने टाइप देखे, मतलब मेन टाइप जो यहाँ पर ट्रस्ट यूज होता है, रूफ ट्रस्ट, बेस ट्रस्ट, ये एग्जांपल बताया आपने। लेकिन उसके अंदर भी टेक्निकली ट्रस्ट के टाइप क्या हो गए, परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट। इम्परफेक्ट के अंदर दो टाइप आ रहे हैं, रिडंडेंट, ओवर रिजिड ही उसे कहता है। दूसरा क्या होगा, डिफिशिएंट ट्रस्ट होगा। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए, ये पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी ईजी होते, सिर्फ आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये आप लोग परफेक्ट राइट ही करके आओगे। ये ईजी है बहुत। इसके अंदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, यानी कि जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, 3 फॉर्मूले जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के, वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए अपने पास 2 मेथड है, दोनों मेथड के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स से शुरुआत करेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट्स के ऊपर कुछ सम करेंगे, और मेथड ऑफ जॉइंट्स के बाद कुछ सम करने के बाद हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन के ऊपर सम करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग 2 सम ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई 0 फोर्स मेंबर्स इन गिवन ट्रस्ट। क्या आइडेंटिफाई करना, हमें 0 फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई करना है। ट्रस्ट इस तरीके से दिया हुआ है, नेमिंग देखो A B C D E ऊपर F G H। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, बात जो 3 केसेस हम लोगों ने लर्न किए, अगर आपको पता होगा, वो पहला केस क्या था, पहला केस क्या था, देखो F पॉइंट के ऊपर 3 फोर्सेस आए हुए हैं, फोर्स ये DF मेंबर है, ये FH मेंबर है, ये और ये EF मेंबर है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, DF और ये FH तो कोलिनियर दिख रहा है। तो उन्होंने क्या पूछा, 0 फोर्स मेंबर पूछे सिर्फ, तो 0 फोर्स मेंबर कहाँ पे होगा, F और E में होगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स, ये F लिखना है कैपिटल, और ये कोने में लिखो आप लोग। ठीक है, मेंबर का नाम आप लोग कैसे लिखोगे, कोनों में लिखोगे FE, या फिर इसे EF भी लिख सकते हो। तो वो फोर्स मेंबर कितना है यहाँ पर 0, यूनिट यहाँ पर क्या दिया है फोर्स के लिए, किलो न्यूटन, तो यहाँ पर मैं साइड में क्या लिखूंगा, 0 किलो न्यूटन। समझो, ये एक 0 फोर्स मेंबर हमें मिला बाय ऑब्जर्वेशन। तो बाय ऑब्जर्वेशन 0 फोर्स मेंबर्स, या फिर जो मेंबर्स इक्वल है, इक्वल वैल्यू के हैं, तो वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक 0 फोर्स मेंबर लिखा, और कोई 0 फोर्स मेंबर दिख रहा है क्या हमें, देखो यहाँ पर G पॉइंट पे देखो, 0 फोर्स मेंबर देखने के लिए क्या करना होता है, ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो या फिर ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करो जहाँ पर 2 कोलिनियर हो गए और तीसरा इंक्लाइन होगा, और उस जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक 0 फोर्स मेंबर लिखा, साइड में ये दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ। G पॉइंट पे देखो, G पॉइंट पे कौन से मेंबर कोलिनियर है, G B, और ये G E वाला कौन सा इंक्लाइन आया हुआ है, G H वाला। तो फोर्सेस इन मेंबर G H या फिर H G कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस जो हमने रीड किया था, 0 यूनिट लिखा करो किलो न्यूटन। अभी देखो यहाँ पर जो फोर्स 0 फोर्स मेंबर आया, वहाँ पे मैं 0 मार्क कर देता हूँ समझने के लिए, ये तो गायब हो गया, अभी ये भी गायब हो गया। अगर GH के अंदर, GH इस मेंबर के अंदर फोर्स है ही नहीं, तो उसको देखकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो नहीं है, उसके कारण मैंने वहाँ पर उसके ऊपर सर्कल कर दिया। अभी देखो फिर जॉइंट H के ऊपर हमें 2 फोर्सेस मेंबर दिख रहे हैं, FH वाला और HB वाला, विच आर कोलिनियर। सो कौन सा इंक्लाइन हो रहा है, EH। तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरा फोर्स मेंबर जो 0 वैल्यू वाला, वो क्या मिल रहा है हमें, HE मिल रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर भी 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ये वाला पॉइंट पहले दिखा नहीं होगा आपको, ये वाला पॉइंट मैं दिखा देता हूँ, HE, ऊपर वाले पॉइंट का नेमिंग था HE। ठीक है, तो इतना समझा आपको। फोर्स इन मेंबर HE कितना लिखा हुआ है, 0 किलो न्यूटन। E पॉइंट छूटा था, अगर ये ऊपर करता हो तो अभी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो 3 फोर्सेस मेंबर हमें 0 फोर्स मेंबर मिले हमें। तो इस गिवन ट्रस्ट के अंदर हमें 0 फोर्स मेंबर 3 ही मेंबर्स में मिले। ठीक है, क्या क्या नाम के, EF, HG और HE में। इसी टाइप का और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन फोर्स मेंबर्स हमें फाइंड आउट करने वाला। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, फाइंड फोर्सेस इन एज मेनी मेंबर्स फॉर गिवन ट्रस्ट बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स मेंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सब इसको क्या कहते हैं, सपोर्ट रिएक्शन कहते हैं। ये हिंज सपोर्ट है, HAVA। फर्स्ट टॉपिक से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन से ये हिंज सपोर्ट था। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल रहेगा, एक वर्टिकल रहेगा। पॉइंट A के ऊपर हिंज सपोर्ट होने के कारण 2 रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। पॉइंट B के ऊपर एक एक्सटर्नल लोड हमें दिख रहा है आते हुए। ठीक है, पॉइंट B के ऊपर देखो कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, 4 फोर्सेस दिख रहे होंगे। ये एक्सटर्नल लोड विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड
फोर्स मेंबर इन बी सी साइड, फोर्स मेंबर इन ए बी या फिर बी ए कह सकते हो, और फोर्स मेंबर इन बी एफ। ठीक है, तो देखो जॉइंट बी के ऊपर फोर्स मेंबर कैसे आ रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो फोर्स इन मेंबर बी एफ क्या होगा, एग्जैक्टली 30 होगा ना, एज पर केस सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन मेंबर बी एफ इज इक्वल टू, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वो भी कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, अपोजिट में होगा। ठीक है, वो भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 किलो न्यूटन ही लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर उनके टेंसल या फिर कॉम्प्रेसिव नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जॉइंट सी पे ऑब्जर्व करो, जॉइंट सी पे क्या दिख रहा है हमें, बी सी ये मेंबर और ये सी डी ये मेंबर कोलिनियर दिख रहे हैं, और जी सी ये एक्सटर्नल आया हुआ है। ठीक है, यानी कि तीसरा मेंबर आया हुआ है, यानी कि तीसरे मेंबर के अंदर क्या रहेगा, फोर्स में वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी एज पर केस 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन मेंबर जी सी इज इक्वल टू कितना, 0 किलो न्यूटन। ठीक है, और फोर्स इन मेंबर बी सी और ये सी डी कितना होगा, इक्वल होगा। तो ये फोर्स इन मेंबर बी सी लिखा, बी सी को मैं सी बी भी लिख सकता था। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इन मेंबर सी डी होगा। ठीक है, जो भी रहेंगे वो दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या दिख रहा है, फोर्स इन मेंबर एफ जी और ये फोर्स इन मेंबर जी एच कितना होगा, इक्वल होगा एज पर केस 1 ही। ठीक है, तो वही हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। देखो फोर्स इन मेंबर एफ जी और फोर्स इन मेंबर जी एच कितना होगा, इक्वल होगा एज पर केस 1। एफ जी और ये जी एच कोलिनियर है, ये तीसरा वाला इंक्लाइंड है, तो इसके अंदर 0 फोर्स मेंबर रहेगा। तो फोर्स मेंबर इन जी सी ऑलरेडी लिखा हुआ है 0 किलो न्यूटन, तो क्या लिखना है अभी हमें, फोर्स इन मेंबर जी एफ इज इक्वल टू फोर्स इन मेंबर जी एच। ठीक है, जो भी रहेंगे इक्वल वाले वैल्यू वाले रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जॉइंट ए आई के ऊपर देखना, क्या कहा मैंने, जॉइंट आई के ऊपर, जॉइंट आई के ऊपर क्या दिख रहा है, ये 10 राइट साइड तरफ जाते हुए दिख रहा है, एक फोर्स वैल्यू है, फोर्स मेंबर है, और ये आई के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, आई एच या फिर एच आई ये मेंबर दिख रहा है, और ये आई डी वाला इंक्लाइंड है। तो आई डी वाला इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर फोर्स वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, ये 0 होगी, तो यहाँ पर ये आई डी वाली 0 है, तो फोर्स इन मेंबर एच आई कितना होगा, 10 जितना होगा। ठीक है, एज पर केस 1 ही यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग, फोर्स इन मेंबर एच आई कितना लिखेंगे हम लोग, 10 किलो न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। और जॉइंट एच के ऊपर देखने से क्या पता चल रहा है, जॉइंट एच के ऊपर देखने से हमें ये पता चलेगा एज पर केस 1, एच डी मेंबर के अंदर फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फोर्स इन मेंबर एच डी इज इक्वल टू कितना कहोगे आप लोग, 0 किलो न्यूटन। देखो केस 1 जी एच कोलिनियर विथ एच आई, तो एच डी इंक्लाइन हो गया, परपेंडिकुलर इंक्लाइन हो गया, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा, फ्रॉम केस 1 वैल्यू 0 होगी। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग और भी कोई 0 फोर्स मेंबर दिखता है कि वो चेक कर लेते हैं। एफ बी के अंदर देखो, फोर्स इन मेंबर्स एफ बी, एफ जॉइंट के ऊपर 2 कोलिनियर दिख रहे हैं हमें, ई एफ और ये एच जी। यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करते तो देखो केस 1 अगर मैं पॉइंट एफ पे या फिर जॉइंट एफ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या पता चल रहा है, एफ बी के अंदर 0 फोर्स मेंबर रहेगा। ठीक है, केस 1 अगर मैं जॉइंट एफ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या पता दिख रहा है आपको, एफ बी के अंदर 0 फोर्स मेंबर है। लेकिन केस 2 अगर हम लोग जॉइंट बी पर अप्लाई करेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, एफ बी के अंदर तो वैल्यू है 30 किलो न्यूटन वाली। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर केस 2 ही अप्लाई करनी होगी, जहाँ पर एक फोर्स इन मेंबर एफ बी की वैल्यू या फिर बी एफ के अंदर वैल्यू मिल रही है, वो कितनी, 30 फ्रॉम द केस 2। ठीक है, तो जॉइंट एफ के ऊपर आप लोग केस 1 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जॉइंट चेक करो। ठीक है, सब तरीके से चेक करो। तो केस 1 हम लोग जॉइंट एफ पे अप्लाई करेंगे तो वो एफ बी 0 होने वाला पॉइंट सही नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट केस 2 अगर जॉइंट बी पे अप्लाई होता है तो एफ बी के अंदर हमें फोर्स मेंबर दिख रहा है। ठीक है, और केस 3 अगर मैं जॉइंट ई पे अप्लाई करता हूँ तो क्या कहा, केस 3 अगर हम लोग जॉइंट ई पे अप्लाई करेंगे तो देखो ई के ऊपर 2 फोर्स मेंबर आए हुए, ई एफ और ये ई ए, और ई जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है। इसका मतलब क्या रहेगा, फोर्स इन मेंबर ई ए और ये ई एफ कितने होंगे, 0 होंगे फ्रॉम द केस 3। तो यहाँ पे वही लिखना है, फोर्स इन मेंबर ई एफ इक्वल टू 0 है, 0 किलो न्यूटन लिखा, और ये फोर्स इन मेंबर ई ए लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन लिखा। देखिए अभी ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में देखो जॉइंट ए के ऊपर, जॉइंट ए के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, एच ए हॉरिजॉन्टल आया हुआ है, ये ए बी भी और मतलब कोलिनियर है एच ए के साथ, तो फोर्स इन मेंबर वी ए कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जॉइंट ए के ऊपर, जॉइंट ए के ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर्स इन मेंबर ये वी ए लिखा। ठीक है, वी ए लिखा, कितना दिख रहा हूँ मैं, 0 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये 0 वाला मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि जॉइंट ए के ऊपर एच ए इज कोलिनियर विथ ए बी, तो फोर्स इन मेंबर वी ए कितना होगा, 0 होगा
फ्रॉम द केस 1, ठीक है। और फोर्स इन मेंबर ए बी कितना होगा, फोर्स इन मेंबर ए बी कितना होगा, एच ए जितना होगा, ठीक है। देखो ना ये कोलिनियर है ना, एच ए इज कोलिनियर विथ फोर्स इन मेंबर ए बी, तो फोर्स इन मेंबर ए बी कितना होगा, एच ए जितना होगा। यहाँ पर मैं फोर्स के नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर यानी कि टेंसिल या फिर कॉम्प्रेसिव नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्स इन मेंबर ए बी किसके जितना, एच ए के जितना होगा, ठीक है, दिख रहा है ये। और आगे जिससे के अंदर तो ऑलरेडी जीरो फोर्स मेंबर था, देखो जॉइंट जी के ऊपर अगर हम लोग केस 1 अप्लाई करते हैं तो ये कोलिनियर विज ये, तो यहाँ पर ये जीरो फोर्स मेंबर होगा, जॉइंट सी भी, तो वो हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी फोर्स मेंबर थे वो हम लोगों ने यहाँ पर सारे मेंशन कर दिया, डायग्राम देखो ठीक तरीके से, उसका आंसर भी आपको थोड़ा सा इस पेज को अगर मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, बाद में आप लोग उसको स्टॉप देकर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर डायग्राम को रुका कर, ठीक है, ये चेक कर सकते हो, या फिर वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे चेक कर ये चेक कर सकते हो फोर्स मेंबर की वैल्यू हम लोगों ने क्या क्या लिखी हुई है, ठीक है। ये फोर्स लिखा हुआ है, ये वी ए सपोर्ट रिएक्शन था, उसके अंदर का 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम भी आ सकता है, शायद एग्जाम में पूछा तो, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन जीरो फोर्स मेंबर्स या होंगे या फिर कौन से इक्वल होंगे वो फाइंड आउट करो। इसी ट्रस्ट में ये भी चेक कर लेते कि गिवन ट्रस्ट परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो परफेक्ट ट्रस्ट के लिए कंडीशन क्या थी, m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, आर क्या था, नंबर ऑफ रिएक्शन थे, जे था नंबर ऑफ जॉइंट्स और एम था नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पहले चेक कर लेते नंबर ऑफ मेंबर्स कितने इस ट्रस्ट के अंदर। देखो ये पहला मेंबर है, ये ए ई वाला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रस्ट के अंदर हमें मेंबर कितने दिख रहे हैं, 12 दिख रहे हैं, ठीक है। मेंबर्स हो गए 12, और जॉइंट्स कितने दिख रहे हैं हमें, ये पहला जॉइंट 1 2, मेंबर्स के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मेंबर्स 12 हो गए, ठीक है। जॉइंट्स गिन रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जे लिख दिया यहाँ पर मैंने 9, और नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, राइट रिएक्शंस, यहाँ पर ये 2 रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल 2 रिएक्शन होगी, और ये परपेंडिकुलर रिएक्शन, इसे कहते हैं सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट कहते हैं, ठीक है इसको। वो कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है। वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 2j माइनस आर, ये 2j माइनस आर, जे कितना है अपने पास इसके इसमें 9, 9 टू 18, 18 माइनस कितना करोगे 3 करो, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए थी। नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितने, 3 ही है, ये एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं लेने हैं हमें, ठीक है, ये एक्सटर्नल लोड कैलकुलेट नहीं करने होते हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 ही है। तो 2j माइनस आर करने पर हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 15, लेफ्ट साइड में m की वैल्यू 12, तो ये मतलब क्या हो रहा है, m की वैल्यू कम है ना, ये डिफिशिएंट टाइप का ट्रस्ट हो गया, ठीक है। ये परफेक्ट ट्रस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी ये एग्जाम्पल हमें पूछा था, दिया था, इसके अंदर हमें सिर्फ बाय ऑब्जर्वेशन एज मेनी मेंबर्स फाइंड आउट करने थे, और 0 बाय इंस्पेक्शन ओनली। तो इंस्पेक्शन से जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो इतना आएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट से शुरुआत करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज़ करने के लिए हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पता होनी चाहिए। 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, और मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, जो कि होता है वैगनस थ्योरम, ठीक है। ये हमें यूज़ करने होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर अगर समझ में आया होगा या फिर कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन से इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, स्टडी वेल।